कुछ कुछ होता है, रिलीज हुई थी तो बहुत बड़ी पिक्चर बन गई थी। मेरे माइंड में मैं स्टार बन गया। करण ने आके मुझे एक बार डांट दिया और कहा कि तुम जरा पागल हो, लोगों के करियर में इतने सारे स्टार नहीं होते जितने मेरे एक फिल्म में आए हैं। हेलो, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप और आज बेहद ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तरुण मनसुखानी, जिनकी फिल्मों में आप थ्री डीज हमेशा देख सकते हैं। वो हैं डेयरिंग, दोस्ती, ड्रामा और बहुत सारा एंटरटेनमेंट। और सक्सेस की बात करें तो इनसे ज़्यादा एप्ट पर्सनालिटी कौन हो सकता है सक्सेस के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि सक्सेस के अलावा उतार चढ़ाव हर चीज़ों का इनको अनुभव है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इन्होंने कभी भी जिस भी तरीके से इनकी लाइफ रही हो, लेकिन उससे कभी वो थके नहीं हैं, रुके नहीं हैं, आगे बढ़ते रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है उनकी फ़िल्मों की, जिन्होंने हमेशा हमें एंटरटेन किया है। कैसे हैं तरुण आप? आई एम वेरी वेल आशीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। तरुण, आप पहले तो इस समय इस सक्सेस को कैसे एन्जॉय कर रहे हो? कैसा फ़ील है इस सक्सेस को? बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि 17 साल के बाद आप जानते हो कि 17 साल के बाद मेरी एक पिक्चर थिएटर में आई है। बीच में मेरी पिक्चर ओटीटी पे चल रही थी। तो 17 साल के बाद जब भी आप एक पिक्चर के साथ आते हो और वो इतनी बड़ी नंबर्स करती है, इतना अप्रिसिएशन मिलता है, मतलब एक अजीब-सा वो फीलिंग होता है कि हमेशा कि क्या मेरे पास अभी तक वो टैलेंट है कि नहीं? और फिर वो जस्टिफ़ाई हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस वक़्त बहुत ही सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ये जो एक तरीके से सब्र का फल मीठा होता है हाँ बोलते जी, हैं, वो बिल्कुल। कहीं न कहीं उसको उस लाइन को ये आप कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपके ऊपर एकदम फिट बैठ रहा है। डेफ़िनिटली मुझे लगता है कि मैं 17 सालों के लिए नेट्स में बैटिंग कर रहा था और फाइनली वो मौका मिला जब कोच ने बोला, "चलो, तुम्हारी बारी है।" और मैंने मैनेज कर लिया। मैंने एट लीस्ट एक सिक्स तो मार ही दिया। तो शुरुआत में मुझे जहाँ तक मालूम है, आपने डायरेक्शन और ये सब का नहीं, जब कॉलेज में थे तो आप जी हाँ। एक्टिंग कर रहे थे जी हाँ। और बहुत कमाल कर रहे थे और वहाँ आपको आनंद महेंद्रू जी ने देखा और कैसे वहाँ से आपको अपने साथ लिया, वो पूरी कहानी है। मुझे शुरुआत से अपने बारे में बताइए। आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ होमवर्क कर लिया है मेरे बारे में। जी हाँ, मैं स्कूल में एक्टिंग करता था स्टेज पे, थिएटर, और फिर जब कॉलेज में शिफ्ट हुआ बॉम्बे में, तो तब भी वहाँ पे शुरू किया एक्टिंग करना स्टेज पर। और मेरे पहले इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन में मल्हार, जो ज़ेवियर्स होस्ट करता है, वहाँ पे एक जज थे मिस्टर आनंद महेंद्रू। तो प्ले के बाद उन वो आके मिले मुझसे और उन्होंने कहा कि मेरा एक टीवी शो चल रहा है देख भाई और देख। देख भाई देख। और सच बोलूँ तो मुझे कुछ पता नहीं था कि टीवी पे क्या चलता है, कौन-सा शो है, कौन बड़ा है, कोई नामचीन है, कुछ नहीं पता था। तो उस वक़्त जब उन्होंने कहा तो मैंने बोला हाँ, ठीक है, कर लेते हैं एंड ऑल दैट। और फिर मुझे बोला कि हाँ, हमारी शूटिंग आरके स्टूडियोज़ में हो रही है, चेंबूर में। मैं बस लेके गया वहाँ पर, करीब 2 दिन का शूट था। और सबसे पहला जो मेरा रिएक्शन था कि जब मैं शॉट कर रहा था और बीच में उन्होंने बोल दिया कट, और मुझे समझ में नहीं आया। मैं 16 साल का था उस वक़्त। मुझे डिफ़रेंस भी नहीं पता था कि शूटिंग क्या होता है और स्टेज क्या होता है। मेरे लिए थिएटर, सब कुछ थिएटर ही था। तो जब उन्होंने कट बोला, मैं सडनली थोड़ा शॉक हो गया कि कट का क्या मतलब होता है? ये फिर से कर सकते हैं? थिएटर में तो एक ही चांस मिलता है आपको, शो शुरू होता है, आप पूरा नाटक खत्म करते हो और फिर ही आप उतरते हो स्टेज से। अगर आपने गलती कर ली, सबके सामने ही कर ली है। तो यहाँ पे वो ही मुझे समझ में नहीं आया, तो 2-3 बार जब हुआ तो फिर वो एक्टिंग का थोड़ा एन्जॉयमेंट चला गया। तो उन 2 दिन के बाद मैं उनके पास गया और मैंने कहा मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा, अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक काम करो, व्हाई डोंट यू असिस्ट मी? देख लो आपको कैसे लग रहा है कैमरा के पीछे। और फिर मैंने डिसाइड कर लिया, अच्छा ठीक है, आप कितने पैसे दोगे? तो उन्होंने बोला 2000। 2000 मैं बोल रहा हूँ 94 में। 94 में मेरे लिए बहुत पैसे थे, तो मैंने बोल दिया हाँ, कर लेते। और फिर शुरू हुआ वो वाला काम जो हर एक डिपार्टमेंट में आपको इन्वॉल्व करता है। आप पेटी भी उठाओगे, गोडाउन भी जाओगे, डबिंग पे भी जाओगे, टेप भी हैंडल करोगे, हर चीज़। उस वक़्त बीटा टेप जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था, हम लोग यूमैटिक पे पहले काम करते थे, फिर फाइनल मास्टर बीटा पे जाता था, तो बीटा जो था गोल्ड था। तो आपको लाइफ़, आपकी लाइफ़ जा सकती है, वो बीटा टेप नहीं जा सकता। तो उस वक़्त वो कैरी करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखना, गलतियाँ करना, पता नहीं कितनी गलतियाँ होंगे उस वक़्त मुझसे। और जो
22 घंटे मैं उस टाइम पे काम करता था और मुझे इतना मज़ा आया बिहाइंड द कैमरा, मैंने उसके बाद एक्टिंग के बारे में कभी सोचा ही नहीं। कभी आनंद जी से आपने पूछा था कि क्या उन्होंने आपके अंदर देखा कि एक्टिंग तो पसंद आई थी और वो बाकमाल आप कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना असिस्टेंट बनाने के लिए सोचा और जिसको आपने इतने अच्छे तरीके से निभाया भी? ऑनेस्टली मैं उसके बाद उनसे ज़्यादा टच में रहा नहीं हूँ। उसके बाद मैंने एक शो था बीपीएल ओए, उस वक़्त एक काउंटडाउन शो, वहाँ पे काम किया जहाँ पे मेरा पहला जो इंटरैक्शन था हिंदी फ़िल्म गानों के साथ। वो एक काउंटडाउन शो था, तो हर हर हफ़्ते जो 10 टॉप 10 सॉन्ग्स होते थे, तो वहाँ पे मुझे म्यूज़िक का ये शुरू हुआ कि टॉप 10 गाने क्या होते हैं? अच्छे गाने क्या होते हैं? क्यों ये मेलोडी इतना सक्सेसफुल है कि 4 हफ्ते से यही गाना नंबर 1 पे चल रहा है। उस वक़्त पे बहुत लंबा-लंबा चलता था, ये नहीं कि 3 दिन में गाना खत्म। तो फिर वो हुआ, फिर उसके बाद मैंने एडवर्टाइज़िंग जॉइन किया मिस पू सयानी के साथ। 1 साल, डेढ़ साल उधर काम किया, फिर मैंने एक एडवर्टाइज़िंग एजेंसी में काम किया, तो इतने सारे अलग-अलग काम जो किए, उस वक़्त में आनंद जी थोड़े मेरे से अलग हो गए, तो मैंने ज़्यादा उनसे इन टच में नहीं था। और फिर एक दिन मुझे कॉल आया करण जौहर से, मैं अपनी पहली पिक्चर शुरू कर रहा हूँ, क्या आप मुझे असिस्ट करोगे? और वो मेरी सिस्टर को स्कूल से जानते थे और उन्होंने आनंद जी के साथ पहले काम किया था। तो एक्चुअली उन्होंने आनंद जी को फ़ोन किया था, सिंह आप कोई असिस्टेंट डायरेक्टर को जानते हो, जो मुझे असिस्ट कर सकता है? तो ही सेड एक लड़का है जो साउथ बॉम्बे में ही रहता है, आपके पास ही, तो वो आपके लिए बेहतर होगा, और मेरा नाम दे दिया। फिर उनको रियलाइज़ हुआ कि अरे ये तो मेरे स्कूल फ्रेंड के का भाई है। तो फिर मैं जाके उनसे मिला और अगेन उस वक़्त मुझे कुछ पता नहीं था अबाउट फ़िल्म्स। अ, मुझे इतना भी नहीं पता था कि शाहरुख खान और काजल इतने बड़े स्टार्स हैं। मेरे लिए था अच्छा चलो अभी मैंने ये कर लिया, ये कर लिया, एक फ़िल्म भी कर लेते हैं। ये भी नहीं सोचा कि मेरा करियर है ये। उस वक़्त था कि चलो अब ये कर लेते हैं। अ, और जॉइन किया और फिर 20 साल वहीं पे था धर्मा के साथ। उस समय कैसा फ़ील होता था वो? क्योंकि उस समय की इतनी बड़ी फ़िल्म थी और मतलब मुझे याद है यूथ में, स्कूल्स में, हर किसी में वो एक एंथम, हर चीज़ रेज, हर उसका एक-एक छोटा-छोटा जो हिस्सा था वो लोगों के आज भी इतना जी इम्पैक्ट हाँ। करता है। जब वो शूट हो रहा था, उस समय का आपको कुछ यादें आपके पास है? आई थिंक उस वक़्त जब हम शूट कर रहे थे ना, हमें किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी पिक्चर है, राइट? तो उस वक़्त आप सिर्फ़ बना रहे हो, मज़े कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो। निखिल अडवाणी जो एसोसिएट डायरेक्टर था उस वक़्त, किसी वजह से उन्होंने मुझे चुना और कहा कि मैं इस लड़के को सब कुछ सिखाऊँगा। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं था फ़िल्म के बारे में कि एक्सिस क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है, परफ़ॉर्मेंसेज़ क्यों ऐसे होते हैं, शेड्यूलिंग कैसे करते हैं, सब कुछ मुझे कुछ पता नहीं था। और किसी वजह से उन्होंने मुझे चुन लिया था कि अभी इस लड़के को सब कुछ सिखाना है। तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया और करण ने हमें सिखाया कि कहानी कैसे बताते हैं, एक्टर्स के साथ कैसे हैंडल करते हैं। अ, आप क्यों हमेशा एक जल्दी में हो? क्यों हमेशा एक चीज़ के पीछे भागते हो कि आज का दिन खत्म करना है? होता है। कभी-कभार जल्दी खत्म करोगे, कभी-कभार लेट खत्म करोगे। सब कुछ हो जाएगा अगर हम एक साथ हो। अगर आपके एक्टर्स, आपके टेक्नीशियंस सब एक साथ हो, तब जाके एक फ़िल्म बनती है। तो वो बड़ी रियलाइज़ेशन जो हुई थी उस वक़्त, आज काम आई है हाउसफुल में जब मैं 19 एक्टर्स के साथ वर्क कर रहा हूँ। कौन-सा डिपार्टमेंट सँभालते थे उस समय? उस टाइम मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था। तो उस वक़्त हम एज़ असिस्टेंट डायरेक्टर्स सारे डिपार्टमेंट्स आपके प्रॉब्लम। अच्छा, वो ऐसा नहीं था जैसे कुछ आजकल होता है ना डिवीज़न कि नहीं था, आप प्रोडक्शन में भी काम करोगे, आप लाइट भी उठाओगे, आप सेट डायरेक्शन का भी काम करोगे। एक्टर्स को उनके कॉल टाइम और वो सब भी। हर चीज़ अगर आपको 4 बजे उठना है क्योंकि आपको हर कमरे में जाके लोगों को उठाना है, तो आप वो भी करोगे। हमारे टाइम में कोई ऐसा नहीं था कि ये मेरा काम नहीं है। और वो बेस्ट फीलिंग था क्योंकि आपने फिर हर डिपार्टमेंट का वैल्यू सीखा। आपने उस समय काजोल, शाहरुख, रानी इन लोग से इंटरैक्ट किया था? जी हाँ, बिल्कुल। वो ऐसे लोग हैं जो कभी भी आपको नहीं देखते हैं कि आपका ये दर्जा है या मेरा ये दर्जा है। वो हर किसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आप कोई भी स्पॉट बॉय भी ले लो उस फ़िल्म से, वो उनके पास मेमोरीज़ होंगे जहाँ पे शाहरुख या काजोल या रानी ने उनसे डायरेक्टली एक मोमेंट स्पेंड किया है। आपको उसी समय करण ने ये बताया था प्लीज़ एंड थैंक यू वाला जी हाँ। वो या फिर वो उसके आगे वाला? उसके बाद आया था। जब कुछ-कुछ होता है रिलीज़ हुई थी तो बहुत बड़ी पिक्चर बन गई थी और मेरे माइंड में मैं स्टार बन गया था, क्योंकि मेरी फैमिली मुझे स्टार की तरह ट्रीट कर रही थी, राइट? तो उस वक़्त मुझे ऐसे लगने लगा कि मैंने ये पिक्चर बनाई है, तुम लोग सब बेवकूफ़ हो।
राइट। और वो एटीट्यूड के साथ कुछ 6 महीने मैं जी रहा था, जब करण ने आके मुझे एक बार डाँट दिया और कहा कि तुम ज़रा पागल हो गए हो, कि रियलाइज़ इन एनी फ़िल्म, इवन इफ यू आर द डायरेक्टर, यू आर वन पीस ऑफ द फ़िल्म, यू आर नॉट द होल फ़िल्म। ये पूरी पिक्चर नहीं बन पाएगी अगर आपके पास राइटर नहीं है, किसी पे आपसे काम नहीं होगा, अगर राइटर नहीं। अगर राइटर भी आ गया और उसने लिख लिया, प्रोड्यूसर के बगैर ये पिक्चर ही नहीं बन सकती। अगर प्रोड्यूसर भी आ गया, एक्टर्स नहीं आए, वो पिक्चर नहीं बनेगी। एक्टर नहीं आए पर लेकिन आपका कैमरामैन ही नहीं है, तो क्या करोगे तुम? एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ एक टुकड़ा हो उस पूरे पज़ल का। और बेस्ट वे फॉर मी टू लर्न कि वो उन्होंने बोला कि हर बार, हर सेंटेंस के पहले एक प्लीज़ होगा, सेंटेंस के बाद थैंक यू होगा। और फिर वो खड़े हो जाते थे इधर मेरे पीछे, और अगर मैंने समझो कुर्सी माँगी या पानी माँगा, दादा पानी लाना, तो प्लीज़, सॉरी, हाँ, दादा प्लीज़ पानी लाना। पानी आता था, थैंक यू दादा। और आज अभी इतना नॉर्मल हो गया है मेरे माइंड में कि हर चीज़ के लिए प्लीज़ और थैंक यू तो आता ही है। एक लेसन शाहरुख भाई ने भी बताया जी हाँ। आपको, वो क्या था? जब मैं दोस्ताना शुरू कर रहा था, मैंने स्क्रिप्ट लिख ली थी, कास्टिंग हो गया था, मैं शूट करने वाला था, और शाहरुख ने एक दिन मुझे साइड पे बुलाया और बोला कि देखो ये सब जो तुम सोच रहे हो ना कि मैं ऐसी पिक्चर बनाऊँगा, कहानी बताऊँगा, ये कैमरा मैं ऐसे रखूँगा, साउंड ऐसे होगा, मोमेंट ऐसे होगा, वो सब ना 1% है। वो सबको साइड में रखते ना, वो सिर्फ 1% है। 99% आपका काम है सब लोग को हैंडल करना। स्टार्स को सिर्फ नहीं, आपके टेक्नीशियंस को, आपके असिस्टेंट्स को, वो अगर आपने अभी तक सीखा नहीं है करण से, तो फिर आप पिक्चर अच्छी नहीं बना पाओगे। तब रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली आप कितना, आपका काम क्या है? आपका काम, डायरेक्शन तो आना चाहिए साथ में। जैसे कि एक्टर के लिए गुड लुकिंग, एक्टिंग करना, वो सब होता ही है। उसके अलावा आप क्या ला रहे हो? शाहरुख खान इतना बड़ा स्टार क्यों है? काजोल इतनी बड़ी स्टार क्यों है? रानी मुखर्जी इतनी बड़ी स्टार क्यों है? क्योंकि जो पर्सनल मेमोरीज़ वो दे पाए हैं लोगों को, उनकी वजह से। वो जो गुडविल जो स्प्रेड हुआ है, उसकी वजह से। तो अगर आप एज़ द लीडर एंड कैप्टन ऑफ द शिप आपको बुलाते हैं, अगर कैप्टन सबसे पहले ना खड़ा हो जाए लाइन में जब बुलेट आती है, तो फिर क्या फ़ायदा? हुँ। आप कल हो ना हो के भी हिस्सा थे, कभी अलविदा ना कहना के जैसे फ़िल्मों के भी। वो कल हो ना हो तो इतनी बड़ी कल्ट फ़िल्म है और उसके गाने और बाकी चीज़ें इतने आज भी वो लोग पसंद करते हैं। कभी अलविदा ना कहना मुझे लगता है कि वो समय से भी आगे की आगे फ़िल्म जी थी, हाँ, है ना? बिल्कुल। अगर वो आज बनती तो उसका अलग एक इम्पैक्ट होता। आपको लगता है कि उस समय करण ने कुछ ज़्यादा ही उस मादा दिखाया, एक रिस्क लिया उस तरह की फ़िल्म बना के? आई थिंक करण ने हमेशा एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क लिया हुआ है, राइट? अम, उन्होंने कुछ-कुछ होता है, मैं एक रिलेटिवली अननोन लड़की को कास्ट किया एज़ द लीड, रानी मुखर्जी को। बिना सोचे ज़्यादा कि उन्होंने देखा कि ये बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, क्यों ना कास्ट करें इनको, राइट? उन्होंने अपनी पहली पिक्चर में शाहरुख और सलमान को साथ लाए हैं, कर लिया। अगली पिक्चर में इतनी बड़ी स्टार कास्ट को हैंडल किया, कभी खुशी कभी गम में, जो ना थी हमने तब तक सोचा भी था कि ये पूरी कास्ट एक साथ आ सकती है। और फिर एक अच्छी फ़िल्म बनाना उसके बाद। आई थिंक हर पिक्चर में उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्क तो वैसे भी लिया हुआ है। अलविदा में आई फेल्ट ही हैड, वो ग्रो हो चुके थे एज़ अ फ़िल्म मेकर, और वो कुछ कहानी बताना चाहते थे जो उनके लिए भी रिस्की थी। ये नहीं कि एक सिर्फ़ एक रोम-कॉम था या फैमिली फ़िल्म था। वो एक अलग डिपार्चर ले रहे थे एज़ अ डायरेक्टर, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने के लिए एज़ एन असिस्टेंट कि आपका ट्रैजेक्टरी कैसे जा रहा है, आप कैसे चेंज हो रहे हो एज़ यू ग्रो अप, जो आपको इमोशन समझ में आते हैं, जो आपको रियलाइज़ होते हो कि हर चीज़ इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, उसमें ग्रे भी होता है। तो वो बहुत अच्छा था उसको उनको देखने के लिए, और मुझे लगता है कि बीइंग अहेड ऑफ योर टाइम इज़ ऑलवेज़ बेटर देन बीइंग ऑन टाइम। जिस तरीके से कल हो ना हो में भी वो कांता बहन जी हाँ, और वो सब सैफ और शाहरुख के बीच में जिस तरीके से एक भले ही उसको मजाकिया अंदाज में ही दिखाया गया लेकिन एक वहां से दिखाया तो सही, बहस एक चर्चा शुरू हुई। करेक्ट? इंडिया में अदरवाइज उसके दबे किसी ने जबान थे बात भी और वो नहीं सब की। करते थे, फिल्मों में कभी उस तरीके से दिखाते नहीं थे और कहीं ना कहीं से वहां से दोस्ताना की भी जी हाँ, शुरुआत हुई। बिल्कुल। इसको आप किस तरीके से देखते अगेन जैसे आप कह रहे थे कि वो हमेशा एक रिस्क लेते हैं, राइट? तो कलोना में जब उन्होंने लिखा ये लिखी थी ये कहानी, तो एक नया सा एक चैप्टर सडनली आ गया, राइट? उसमें और कुछ नया दिखाया आपने।
जी हाँ, आपने मज़ाकिया तरीके से बात की है उसके बारे में, लेकिन क्योंकि आप पहली बार उसके बारे में बात कर रहे हो। अगर मैं आपको सडनली सीरियसली बात करने लगूँ, तो आप बोलोगे यार ये भाषण देना बंद करो, ज्ञान मत दो अभी, राइट? लेकिन अगर मैं जोक में क्रैक कर दूँ, आप भी हँसोगे, वो भी हँसेंगी और तब जाके किसी को घर जाओगे, आप थोड़ा सोचोगे, शायद ज़हन में अंदर चले जाए, राइट? और जी हाँ, वहीं से कांताबहन से हुआ दोस्ताना का एक जर्म जो शुरू हुआ, जो थॉट आ गया वहाँ से कि ये पूरी एक कहानी है कि वो कांताबहन ने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो मेरे लिए वो कहानी बन गई कि माँ क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाती। अगर आप घर पे ही कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो, तो फिर बाहर क्या कंफर्टेबल होंगे आप। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो सीन दोस्ताना में जहाँ प्रियंका उनको समझाती है कि आप कहते रहते हो कि भगवान जो भी करता है वो सही के लिए करता है, तो क्या ये भी उन्होंने ही किया है ना, क्या ये गलत है फिर। और सिर्फ एक रियलाइजेशन होता है कि शायद ये गलत नहीं हो। ये भी नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, मैं कोई नहीं होता हूँ आपके लिए डिसाइड करने वाला। मैं सिर्फ कह रहा हूँ मेरा जो कैरेक्टर है उसने कहा कि ओके, शायद मैं गलत हूँ, मुझे किसी और का नज़रिया देखना चाहिए और उतनी जो चर्चा शुरू होनी चाहिए उस फ़िल्म पे, और कुछ नहीं। मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट वेटमेंट नहीं मारने आया हूँ, मैं एंटरटेन करने आया हूँ। एंटरटेनमेंट के साथ अगर मैंने आपको एक थॉट दे दिया तो बहुत अच्छा। वो अपने आप में बहुत अलहदा और बहुत इम्पोर्टेंट थॉट था और उसका इम्पैक्ट आज भी देख रहे हैं हम। पहली बार आपको जब बताया गया कि दोस्ताना आपको डायरेक्ट करनी है, वो पल याद है? एक्चुअली बहुत ही कैजुअली हमने ये डिसीजन ले लिया था। करण ने ये डिसीजन लिया था क्योंकि हम लोग बस एਵੇਂ ही बैठे हुए थे ऑफिस में और करण ने कहा कि आई थिंक यू शुड स्टार्ट राइटिंग नाउ। एंड मेरे दिमाग में कभी था ही नहीं कि मैं डायरेक्टर बनूंगा भी, राइट? तो मैंने कहा राइटिंग व्हाट, सो ही हैज सेड पिक्चर, सो ही सेड पिक्चर, हाँ ओके ठीक है मैं लिखता हूँ, क्या है। तो ही सेड आई थिंक लिखना चाहिए कि टू गाइज हु प्रिटेंड टू बी गे टू स्टे इन एन अपार्टमेंट। आई सेड हाँ दैट साउंड्स फनी, हाँ हाँ। मैं निकल गया और लिखना शुरू कर दिया। तो इतनी कबड़ी मोमेंट भी नहीं थी उस वक्त, और ना तो हमारे पास टाइटल था उस वक्त। टाइटल काफ़ी बाद में आया था। हम उसी जगह पे बैठे थे ऑफिस में और एक पूरी दीवार थी हमारे सारे पुराने पिक्चरों की, जिसमें दोस्ताना है क्योंकि शत्रुघ्न सर और अमित जी अमिताभ बच्चन सर का जो पिक्चर है यश जौहर ने ही प्रोड्यूस की थी, उनकी पहली पिक्चर। ऐसे ही बैठे हुए थे, बात कर रहे थे इनसे क्या टाइटल रख सकते हैं, क्या टाइटल रख सकते हैं। और किसी ने जोकिंगली पॉइंट किया और कहा और बोलता है दोस्ताना रख लेना चाहिए क्योंकि 2 लोगों का है, टाइटल अपना ही है। और हम दे उसे एक-दूसरे को देख रहे हैं, हमने क्यों नहीं सोचा इसके बारे में? सामने तो पड़ा हुआ था और फिर टाइटल बन गया। उन्होंने आपकी राइटिंग स्किल्स कहीं न कहीं देखी होगी। आप जब असिस्ट कर रहे थे तो कुछ लिखावट भी आपकी वो अ, देखते रहते थे? मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी उसके पहले, जो मैंने बाय चांस उनको दे दी थी, कि ये मैंने किसी और के लिए लिखा हुआ था और ये वो। ये नहीं सोच के कि आप प्रोड्यूस करोगे कि नहीं, बस एवे आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो इस वक़्त तो ये पढ़ लो। एक फीडबैक के लिए। नॉट इवन फीडबैक, मुझे उस वक़्त तो फीडबैक भी नहीं समझ में आता था क्योंकि मेरे लिए सिंपल था कि मेरा राइटिंग तो बकवास है क्या फीडबैक मिलेगा? तो मैंने ऐसे ही दे दिया और उन्होंने पढ़ा और बस चुपचाप बैठे रहे। 2 साल बाद फिर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है आपको राइट करना चाहिए। मतलब वो उससे ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट या फीडबैक मिल ही नहीं सकता। वो एक्शन में एग्ज़ैक्टली, निकल अगर के आए। वो एक्चुअली आप एज़ अ प्रोड्यूसर मनी लगाने वाले हो उस पर, तो उससे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं लग सकता। और फिर जिस तरीके की कास्टिंग हुई वो अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इतनी रिफ्रेशिंग, इतना इंटरेस्टिंग कास्टिंग था उसका, जिसका मतलब आज भी जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि उसके म्यूज़िक, उसकी कास्टिंग और जिस तरीके से लिखी गई वो फ़िल्म, वो आज भी बहुत ही रेलेवेंट और रिफ्रेशिंग लगती है। उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताओ आप? अम, अभिषेक को मैं 16 साल की उम्र से जानता हूँ, बचपन से आप बचपन जानते से, हैं। राइट? देख भाई देख उनकी मदर ने प्रोड्यूस किया था, जया जी ने, तो मैं उनको तब से जानता हूँ। तब से वो मुझे बुली करते आ रहे हैं, तो वो हमेशा से मेरी फ़िल्म में थे। मुझे तो पता था कि पहली शब्द लिखने से शब्द लिखने से पहले ही अभिषेक बच्चन है पिक्चर में। फिर जब मैंने पूरी कहानी लिखी तो फिर सोचा कि उनके साथ कौन हो सकता है, लड़का कौन है, लड़की कौन है? करण ने सजेस्ट किया कि हम जॉन अब्राहम को लें। तो फिर मैं जॉन के पास गया, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया था, मैं उनको जानता भी नहीं था। बट उस नरेशन में जो मुझे उनसे जो ऑनेस्टी मिली, अ, उस वक़्त मैं उन पर फ़िदा हो गया था कि कोई अगर आपके साथ पहली मीटिंग में इतना ऑनेस्ट हो सकता है,
वो हार्ट का बहुत क्लीन है, राइट? तो सीधा उन्होंने ऑनेस्टली कहा कि हाउ मेनी टाइम्स डू यू वांट मी टू टेक ऑफ माय क्लोथ्स? तो मैंने कहा शायद काफ़ी बार, अगर ऐसी बॉडी बनाई है तो निकालना ही पड़ेगा। सो ही सेड ओके, बट आई कैन डू इट इफ यू गिव मी दिस मच टाइम फॉर प्रेप। That's all I'm asking for, is give me the prep and I'll give it to you. Rest in every scene, whatever you want me to do, I will do. But I want you to enact it for me first and then I'll do it. Don't come to me and say you do it. I said fair enough, done. So honest about everything that I was a fan. I was done. And then I met Priyanka for the first time. और बहुत फनी एक्चुअली है वो, क्योंकि मैंने पूरी पिक्चर नरेट की, मैं गया एक कॉमेडी नरेट किया उनको, और फिर वापस आ गया ऑफिस, बैठा था करण के साथ, और उनका फ़ोन आया करण को कि मैं तरुण से मिली हूँ, स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत पसंद है, मुझे सिर्फ डर लग रहा है कि ये बहुत ही सीरियस लड़का है, ये हंसता ही नहीं है। तो करण हंसने लगा, सिंह पता नहीं आप किससे मिल के आए हो, क्योंकि ये पागल लड़का है, ये हंसते ही रहता है, पागल पूरा पूरे पूरे दिन कुछ ना कुछ मजाक करते रहता है। तो जिससे आप मिले हो, पता नहीं ये कौन सा सीरियस फिल्म मेकर से आप मिलकर आए हो, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग कि ये तो आप जब उनको नैरेट कर रहे थे इतना सीरियस क्यों थे? मैं सीरियस था क्योंकि मेरे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये कैरेक्टर। तो मुझे अंदर से पहली बार मैं कर रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा है, हाँ करेगी ना करेगी। तो उस वक्त आपके सवाल जो आते रहते कि मेरी पिक्चर नहीं बन गई तो, अगर ये हो गया तो, वो सब, तो उस वक्त मैं बहुत सीरियस था। उनको बस कि ये लगना चाहिए कि आप बहुत ही क्लियर हो आपके फिल्म के बारे में, आप बहुत जानते हो आपके फिल्म के बारे में, और बहुत सीरियसली आप अपनी पिक्चर को बनाने वाले हो। ये थोड़ा बैकफायर हो गया, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप कॉमेडी बना रहे हो तो थोड़ा आराम कर लो यार। तो उस हिसाब से वो फिर उन्होंने हाँ कर दी। करण ने एज अ लीडर एक बार आपने जब स्क्रिप्ट फाइनल कर ली, सब ले जाके उनको दिखा दिया, तो वो आपके ऊपर छोड़ दिया फिर कास्टिंग, और जिस तरीके से फिर आप अपने हिसाब से, आपके लिए फिर बैटलफील्ड था और फुल्ली आप कर अप रहे टू थे। यू कि क्योंकि आप अपनी पिक्चर बनाओ, अगर उनका हमेशा थॉट था कि अगर मैं ही आके सेट पे काम करने वाला हूँ तो मैं ही बना लेता हूँ पिक्चर, तो मैं वरना प्रोड्यूसर कैसे बन गया। अगर मैं 6 फ़िल्में साथ में बनाने चाहता हूँ, हर में तो मैं बैठ नहीं सकता ना। मुझे ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने डायरेक्टर पे। अगर मैंने उनको चुना हुआ है एज़ अ न्यू फ़िल्म मेकर, तो उनको ही करना पड़ेगा। तो कास्टिंग में भी आपका वो जो जिस तरीके से ये तीनों को, खासकर ये 3 जो मेन कैरेक्टर थे, वो पहला आपका जो ज़हन में था वही चॉइस थे? जी, बिल्कुल। मुझे हमेशा से ये पता था कि सैम जो है अभिषेक, उसका एकदम ऑपोज़िट होना चाहिए कुणाल। तो अगर इनको खाने में इंटरेस्ट है, इनको फ़िटनेस में इंटरेस्ट है। इनको हमेशा मज़ाक करने में इंटरेस्ट है, तो इसको सीरियस बनने में इंटरेस्ट है। ये इमोशनल नहीं है, तो ये इमोशनल है। वो हमेशा से मेरे माइंड में क्लियर था अबाउट दीज़ 2 कैरेक्टर्स कि अगर आप इन दोनों को साथ में मिलाओ, दे मेक द परफेक्ट मैन। और वो जो येलो ट्रंक्स हैं ओह! और गोल्ड बिकनी गोल्ड एंड स्विमसूट। यस, और वो सब वो भी ज़हन में था, और वो बिल्कुल, वो मालूम था एक्चुअली कि इतना रीच हो जाएगा? पेपर पे लिखा हुआ था हमेशा। एज़ द स्क्रिप्ट इट वाज़ कि जॉन कम्स आउट ऑफ द वाटर इन हिज़ स्विमिंग शॉर्ट्स, ब्ला, ब्ला, ब्ला। ऑफ़ कोर्स उस वक़्त बहुत बहस हुई थी कि शॉर्ट्स के कलर क्या होने चाहिए। पैलेट के हिसाब से। फिर जब लोकेशन को देखा तो रियलाइज़ किया कि येलो ही होना चाहिए, बेस्ट जाता है फ्रेम के लिए। आपको उस समय जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई या ट्रेलर और गाने जब आए होंगे, और जॉन का ये लुक, शिल्पा, फिर देसी गर्ल के तौर पर जब प्रियंका का लुक आया, कैसे उस समय रिसेप्शन मिला था? क्या लोग बोल रहे थे? मेरे लिए सडनली ये हो गया था कि सब लोग बात कर रहे हैं इस पिक्चर के बारे में, कितना फ्रेश लग रहा है, न्यू लग रहा है। जब टीज़र आया था उस फ़िल्म का, अम, और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था कि कुछ फ्रेश है, कुछ नया है। मेरे हिसाब से एक फ़िल्म है, हमने काफ़ी बड़ी फ़िल्में बना चुके हैं हम। ये भी एक और फ़िल्म है, इतना सडनली क्यों एक्साइट हो रहे हैं लोग? थोड़े टाइम के बाद आपको रियलाइज़ होता है कि अच्छा, आपने कुछ लिखा है जो अलग है, उनको पसंद आया है, तो अच्छा है। और एंटरटेनमेंट के साथ-साथ एक जो मैसेज था, Yeah. जो बहुत ही अंडरलाइन था और सटल था, वो आपको मालूम था कि इतना इम्पैक्ट करेगा, और फिर इंडिया में इस तरीके से उस पर इतना अच्छे तरीके से उसका रिसेप्शन मिलेगा। हालाँकि वो एंटरटेनमेंट के तौर पे ही रखा गया, और लेकिन उसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी इतना सोचा नहीं था कि ये फ़िल्म लोगों को इतना टच भी करेगी या इतना मीनिंग आएगा इसमें, कितना कुछ नहीं सोचा था। मैंने सिर्फ़ दिल से बनाकर लिखा हुआ था,
और जो मेरे थॉट्स में था कि अगर कोई है गे तो घर पे तो एक्सेप्टेंस मिलना ही चाहिए। मेरे लिए सिंपल बात है। बाहर की दुनिया गई, घर पे तो मिलना चाहिए। आई वांट टू फील कंफर्टेबल एट होम, यू शुड फील कंफर्टेबल एट होम, शी शुड फील कंफर्टेबल एट होम एंड इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड अगर मुझे लड़कियाँ पसंद है, तो कोई सवाल भी नहीं पूछता। तो फिल्म ने खुलकर बात करने का एक मौका दिया, एक जी, प्लेटफ़ॉर्म दिया। जी। ये बहुत बड़ी बात थी और ये कहीं न कहीं आपकी फ़िल्म की जीत है, आपकी जीत है उसके डायरेक्शन की। थैंक यू। वो जो गाने थे जो आज भी इतना रिफ्रेशिंग और रिलेवेंट लगते हैं, आप वो बार-बार ना बहुत ही हम्बल होके या बहुत इस तरीके से बात करते हो जैसे आपने उसमें बहुत मेहनत नहीं की है। लेकिन वो जो बन के निकल कर आया उसमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि उसमें मेहनत नहीं, नहीं नहीं, हो रही। मेहनत तो बहुत हुई हाँ, है लेकिन मेरी जो ज़्यादा मेहनत है हुई है कि मैं एक सोफ़ा पे लेटा हुआ था, जो विशाल शेखर के स्टूडियो में था। मेहनत उन्होंने की है, मैंने सिर्फ हाँ या ना कहा है गाने को, राइट? आपने कभी किसी चीज़ को कंपोज़ नहीं किया है, आपने ना तो उसके लिरिक्स लिखे हुए हैं। आप एज़ अ डायरेक्टर आके बोलते हो मुझे एक ऐसा गाना चाहिए, इसमें ये थॉट मुझे ये चाहिए। आपका कंट्रीब्यूशन ऑनेस्टली एज़ अ डायरेक्टर उतना ही होता है, वो म्यूज़िक में। बीपीएल ओए में जो काम किया था वो यहाँ काम वो आया? यहाँ पे आया क्योंकि फिर आपके जो माइंड में अच्छे गाने क्या होते हैं, आप उनको क्यों गुनगुना रहे हो, ये 4 हफ्ते से क्यों चल रहा है या 8 हफ्ते से क्यों चल रहा है, ये सडनली 1 हफ्ते के लिए क्यों आया और क्यों निकल गया। वो सारी चीज़ें जो सडनली आपके माइंड में सबकॉन्शियसली प्ले हो रहे हैं। तो मेरे लिए हमेशा लगता है कि कोई ना कोई है जो ऊपर बिगिनिंग से मेरी तरफ देख रहा है और कह रहा है कि अच्छा अभी तुम्हें ये टीवी शो करना चाहिए। किसी वजह से आपको कैमरा के पीछे आना है। अब आपको इनफ सीख चुके हो यहाँ पे आगे बढ़ो, म्यूज़िक करो। म्यूज़िक खत्म किया, एडवर्टाइज़िंग सीखो। सेम कहानी को 30 सेकंड में कैसे बता सकते हैं। वहाँ से निकलो, एडवर्टाइज़िंग एजेंसी जॉइन करो ताकि आपको मार्केटिंग समझ में आए। मार्केटिंग खत्म किया तो मैं आपको वन ऑफ द बिगेस्ट फ़िल्म मेकर्स के साथ डालने वाला हूँ ताकि अब सब कुछ अभी बिग स्केल पे सीखना करो। बड़े स्टार कास्ट बड़े के स्टार साथ। कास्ट के साथ, बड़े स्केल पर, बड़ा सोचना। कोई ना कोई है जो मुझे मूव कर रहा है एंड उसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। वो लिखा हुआ था, लाइफ़ आपको चूज़ कर रही थी, पता कहाँ नहीं, जाना है, क्या है। पता नहीं। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट दोस्ताना के बाद जो मिला हो, जो दिल को बहुत छू गया हो? एक था एक मैं गया था एक थिएटर में पिक्चर देखने के लिए और एक लड़का बाहर आ रहा था और उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ कर लिया और उन्होंने वो साइड पे ले गया और सेज़ बहुत टाइम के बाद पहली बार मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ इधर और उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा कि आप गे हो, आप जॉन जैसे गे हो या अभिषेक जैसे? तो मैंने बोला थोड़ा दोनों का थोड़ा-थोड़ा और वो मुस्कुराकर मुझे हग कर लिया और वो पहली बार हुआ है मेरे लाइफ़ में तो आई जस्ट वांट टू थैंक यू फॉर दैट। और मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मेरी पिक्चर की वजह से किसी का कोई रिश्ता एक कदम आगे बढ़ा है। ये नहीं कि सुधर गया है या कुछ नहीं, एक कदम आगे बढ़ा है। आप अकेले एक कमरे में बैठे हो, आपने कुछ लिखा है, कहीं और दूसरे कोने में दुनिया में किसी पे फ़र्क हुआ है। इससे ज़्यादा आप लाइफ़ में नहीं कर पाओगे। वो एक्सेप्टेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। एक्सेप्टेंस हमेशा बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए, राइट? मैं चाहता हूँ कि एज़ अ फ़िल्म मेकर लोग मुझे एक्सेप्ट करें। आप चाहते हो कि आप बहुत ही बड़े नामचीन इंटरव्यूअर बन जाए या आप एडिटर इन चीफ बन जाए या आपका खुद का न्यूज़पेपर हो ताकि आपको रिकॉग्नाइज़ करे। रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस हमेशा ही इम्पोर्टेंट होती है, हर किसी के लिए, अलग-अलग चीज़ों के लिए। घर पे अगर आपको ये वो ना मिले तो फिर? मैं ये कहूँ कि हॉटनेस के सिंबल थे, फैन फॉलोइंग फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी ज़बरदस्त थी, उसके बाद मेल फॉलोइंग भी ज़बरदस्त हो गई उनकी, ख़ासकर जॉन की। उनका क्या रिएक्शन था, उनका फीडबैक क्या था इस फ़िल्म के बाद? उनका कभी भी कोई ये नहीं था कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्क्रिप्ट सुना और कहा बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं, नहीं, रिलीज़ के बाद जब रिलीज़ इतना के बाद तो आई मीन जॉन पहले से पोस्टर बॉय था, अब थोड़े बड़े पोस्टर बनने लगे और थोड़े अलग एरियाज़ के बनने लगे, उनके पोस्टर येलो शॉट्स वाले। ज़ूम इन कहीं और हो रहा था अब एब्स पे ही नहीं। अभिषेक हमेशा उनके पास वो स्वैग था। वो अगर एक आप ब्लफ मास्टर देख लें या कोई भी देख लें, जो स्वैग है उनके पास, वो तो हमेशा से ही था और वो उसके बाद भी रहा। नहीं जॉन ने ये नहीं बोला तरुण आपने मुझे फीमेल के बाद अब मेल्स में भी इतना वो कर दिया, इतना अ, फ़ेमस करा। कभी कहा नहीं, लेकिन कहने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हम कहीं भी जाते थे,
तो 100 लोग तो आ ही जाते थे, उसमें से करीब 50 लड़के थे, 50 लड़कियां थी, तो उनके लिए बोलना कि अच्छा ये भी आ गया, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, पहली फिल्म डेब्यू, इतना इम्पैक्ट, कॉमर्शियली सक्सेस हर तरीके से, मतलब न सिर्फ क्रिटिकली, बॉक्स ऑफिस पर भी हर जगह वाहवाही मिल रही थी। फिर दूसरी फिल्म बनाने में इतना टाइम क्यों लगा? दोस्ताना के बाद मेरी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव आए थे। पर्सनल लाइफ में मेरा डिवोर्स हो गया था, जो मेरे लिए काफ़ी महंगा पड़ गया। अ, और मैं बहुत क्लियर था लाइफ में कि इस हेड स्पेस में आपको पिक्चर नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैं ना तो पिक्चर पैसों के लिए बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ अपना एक्सेप्टेंस के लिए, अपने नाम के लिए कि मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ। आप मुझे पहचानें, आप एंटरटेन हो और आपको लगे कि आपने जो टिकट पे खर्चा किया है, वो पैसा वसूल हो। उतना ही चाहिए, राइट? उस वक़्त अगर मैं सेट पे हूँ, तो मैं 2 गलत रीज़न्स के लिए हूँ। एक तो ताकि मैं पैसे कमाऊँ, तो मैं पिक्चर अपनी आवाज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं पैसों के लिए बना रहा हूँ। दूसरी कि उस वक़्त मेरे दिमाग में मैं तो मज़ाक के आदमी ही नहीं हूँ। मैं बोरिंग आदमी हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड आदमी हूँ, मैं बिटर आदमी हूँ। तो मेरा जो मूड है, वो हर किसी पे जाएगा और फिर आप अच्छे कैप्टन नहीं हो। अगर आप हर किसी के साथ चिड़चिड़ा के बात करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर वो प्रॉब्लम है, तो फिर क्या फ़ायदा? अगले दिन वो आना ही नहीं चाहते काम पे, तो फिर क्यों? तो उस वक़्त मेरा डिसीज़न बहुत क्लियर था कि इस वक़्त नहीं। मैं ये सब ख़त्म करना चाहता हूँ, वो डेट्स ख़त्म करना चाहता हूँ, पेमेंट करना चाहता हूँ। वो निकाल दो अपने सर से ताकि आप नॉर्मल करके एक पिक्चर बना पाओ। वो सब करने के बाद मैंने ड्राइव शुरू किया। आपने उस समय, मुझे लगता है आप बहुत इमोशनल हैं और सेंसिटिव हैं। आपने बर्डन अपने कंधों पर ज़्यादा ले लिया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई भी वेट नहीं है जो इन कंधों पर नहीं रह सकता, क्योंकि कंधे बहुत बड़े हैं, क्योंकि एक तरफ से ये सारा जो कंधा है फैमिली है और ये कंधा जो है फ्रेंड्स है। मेरे पास वो जो वेल्थ है बहुत है। आई फील वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड मैं हूँ, क्योंकि मेरे पास ये सपोर्ट सिस्टम है। और वो सारा जो वेट आते रहता है लाइफ में, कभी आता है, कभी नहीं आता है, वो सब हमेशा बँट के ही आता है। उनका मेरे पास है, मेरा उनके पास है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं अकेला चल रहा हूँ। और वैसे भी कोई तो है तो ऊपर से देख रहा है, अब तक जो मूव कर रहा है मुझे, मैं तो इसलिए भी जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके अंदर ना वो उस फ़िल्म के बाद इतना पोटेंशियल दिख रहा था। आपको आपके नाम से लोग जान रहे थे। जी, ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आज हाउसफुल इतनी हिट हो गई है या उसका सक्सेस हो गया है, तो लोग जान रहे हैं। दोस्ताना के बाद भी एक कल्ट फॉलोइंग हो गई थी कि भाई ये है कौन डायरेक्टर जो एक इस तरीके से सोच सकता है फ़िल्म को, एक रिफ्रेशिंग अंदाज़ में फ़िल्म ला सकता है। लेकिन उन फैन से, उन एक्सटेंडेड फैमिली से खुद को काटना, वो जो एक ज़िम्मेदारी वो देख रहे थे आपके अंदर और उम्मीद देख रहे थे, उनसे अलग करना, वो कहीं न कहीं अ, मुझे लगता है आपने ज़्यादा अपनी ज़िम्मेदारी उठा ली। सच कहूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि लोग आपको पसंद करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं और अगले फ्राइडे किसी और की फ़िल्म को पसंद करेंगे, राइट? ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि वो श्योर नहीं है लाइफ़ के बारे में कि किसको पसंद करती है, किसको नहीं को। लेकिन अगर आप, ये नहीं है कि मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर फ्राइडे मुझे आप ही को इम्प्रेस करना है, राइट? कि वो मुझे वो फैंडम रखना है। बहुत लोग हैं जो आज भी मुझसे मिलते हैं, जैसे कि आप मिल रहे हो और क्या बोल रहे हो, दोस्ताना के बाद क्या हुआ यार, दोस्ताना के बाद क्या हुआ? लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला है जो नहीं समझ पाया कि दोस्ताना के बाद लाइफ उसी रास्ते पर नहीं थी। अच्छा, इसकी वजह से कोई बात नहीं, होता है। ये नहीं कि हाँ, तो क्या हुआ? तो पिक्चर तो बनानी चाहिए, मैं वेट कर रहा था। ऐसे किसी ने आज तक मेरे साथ नहीं बोला है। तो हर कोई समझता है कि लाइफ हमेशा उसी रास्ते पे नहीं चलती जैसे आप इमेजिन करते हो, कि अभी दोस्ताना बनेगी, सक्सेस होगी, उसके बाद मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ट्रेन इस तरफ चली गई, चलेगा। फिर ड्राइव के साथ क्या हुआ? क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको लेकर भी इंटरैक्शन क्रिएट हुए। मुझे मालूम है आपको बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, अंटिल फ़िल्म के बारे में चर्चा हो, वो आपके लिए ज़्यादा जी। इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है। लेकिन उस फ़िल्म के साथ ऐसा क्या हुआ कि जिस तरीके से क्या आप सोच रहे थे वैसी नहीं बनी, या क्या प्रॉब्लम हुई? जी, बहुत बार ऐसे होते हैं कि शायद मेरे बैक ऑफ द माइंड में अभी तक वो बैकलॉग चल रहा था। तो शायद मैं अपने ही सेट पे इतना मज़ा नहीं था, इतना फ़न नहीं था लोगों के लिए। जब फ़िल्म ख़त्म हुई, मुझे आज भी याद है कि मैं एक पार्टी के लिए गया था और वहाँ मेरी मुलाकात हुई गोल्डी बहल से, जो जिन्होंने द्रोणा बनाई थी। जिन्होंने आपसे पूछा कि आपने जी क्या हाँ, गलत किया? आपने क्या गलत किया?
और फिर आपको रियलाइज़ेशन होता है 6 महीने बाद कि पूछना बंद करो कि दूसरों की ये गलती क्या थी इसमें। अपने आप के बारे में बात करो। क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो जब तक आपको अपनी गलतियों का एहसास ना हो। तो उस वक़्त मुझे बहुत बड़ा रियलाइज़ेशन हुआ और वो सिर्फ़ आपको फेलियर से पता चलता है। सक्सेस से आपको ये सवाल पूछेगा ही नहीं आपसे। वो इसलिए भी ना बहुत ज़्यादा उसको लेकर इतनी चर्चा ये थी कि तरुण जो बनाना चाह रहे थे वो बनाने नहीं दिया गया नॉट और एट ऑल, नॉट करण एट के ऑल। ऊपर इल्ज़ाम लगे, बहुत सारी चीज़ें हुई। सर जब कुछ वर्क नहीं होता है, तो लोग इल्ज़ाम हर जगह लगा देते हैं। वो चलेगा। वो उनका काम है, वो उनको करने दो। मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ गलती की है, बस। मेरे राइटिंग में ही खराबी थी, सबसे पहले। और जैसे मैंने आपको कहा अगर राइटर ही ना हो, तो और किसी का कोई काम ही नहीं होता, राइट? वो जर्म है, वो बेसिस है जिसकी वजह से फ़िल्म बनती है। मैं वहीं पे गलत कर गया। मैंने एक अच्छी स्क्रिप्ट नहीं लिखी थी। आप चाहे उसके बाद जितना भी ट्राई कर लो, उसके बाद वो पिक्चर ज़िंदा ही नहीं होती है आपको कहने के लिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये कर लो, वो कर लो। एक एनर्जी जो आ जाती है उस फ़िल्म में, वो ही नहीं आ पाया। ओटीटी रिलीज़ करना, उस फैसले को भी काफ़ी उसको वो मेरे लिए क्रिटिसाइज़ किया। प्रॉब्लम नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मैंने अपने पैसे नहीं लगाए इस पिक्चर में। आप पैसे लगा लो, आप डिसाइड कर लो आपको कैसे रिलीज़ करना है। कल जाके आप बोलोगे जैसे कि साजिद सर ने मुझे कहा मुझे पिक्चर अच्छी लगी, मैं 5000 स्क्रीन में डालना चाहता हूँ। ओके। कल जाके आप बोलोगे कि हाँ ठीक है लेकिन इसको सिर्फ़ 1200 स्क्रीन पे होना चाहिए। ठीक है? वो आपको पता है उसके बिज़नेस के बारे में। आप कल आपको रियलाइज़ हो रहा है कि जो मैंने पैसे डाले हुए हैं, मुझे ओटीटी से रिकवरी मिल रही है। बिल्कुल। लोग तो देखेंगे ना, ओटीटी पे भी देखेंगे, थिएटर पे भी देखेंगे। आपकी पिक्चर लोग देखेंगे। क्या होगा कि एक फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आपको बॉक्स ऑफिस के नंबर्स मिलते हैं। ओटीटी के साथ 2 हफ्ते बाद कोई आपको फ़ोन करके बोलेगा मैंने आज देखी है, बहुत अच्छी लगी। देखी तो सही ना। वो सिर्फ़ वो इमीडिएट इंटरैक्शन और वो 2 हफ्ते बाद वाला इंटरैक्शन का डिफ़रेंस है। सिर्फ़ उतना ही है और कुछ नहीं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैसा सवाल जो थोड़ा-सा अंदर से झकझोरेगा भी। ड्राइव के बाद जो कोविड का टाइम था, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया ऐसी थी कि एक इंटरैक्शन वन टू वन लेवल पे हो ही नहीं पा रहा था, सब अपने घरों में पड़े हुए थे। आपके लिए वो वक़्त कैसा था? अ, मुझे मेरा स्पेस बहुत पसंद है। मैं अब इन सालों के बाद जब दोस्ताना के बाद मैं अपनी ही दुनिया में बैठा रहा, तो मुझे अपनी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगी। उस वक़्त में जब लॉकडाउन हुआ था, मुझे बहुत मज़ा आया था क्योंकि फिर मैं अपने साथ ही वक़्त बिता रहा था। अ, और सोशल मीडिया पे मैं चेक कर रहा था क्या हो रहा था दुनिया में, जैसे हम सब चेक कर रहे थे। और उस वक़्त आप सिर्फ़ इतना कर सकते हो कि अगर किसी को हेल्प चाहिए और आप कर सकते हो, आप कर लो, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन बड़ी रियलाइज़ेशन जो होती है उस वक़्त की, जैसे कि ड्राइव के बाद ऑफ़ कोर्स एज़ अ डायरेक्टर जब वो वर्क नहीं होती है, तो आप सोचते हो कि मेरा करियर ख़त्म हो गया है, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं भूल गया हूँ फ़िल्म मेकिंग, सारे जो सवाल आपके माइंड में आते रहते हैं, राइट? और उस वक़्त आप अपने आप को बहुत पीटते हो, बहुत, कि ये खराब है, वो खराब है, दुनिया खराब है, मौका नहीं दिया, ये नहीं है, वो नहीं है, हर चीज़ बोलते रहते हो अपने आप को और 2 हफ़्ते के लिए आप रोते हो। हुँ? उसके बाद आप उठते हो और बोलते हो चलो एक और बार। तो मैं वो जर्नी स्टार्ट कर चुका था, पर जब कोविड आया, मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो 2 हफ़्ते जो मैंने वेस्ट कर लिए अपने लाइफ़ में, इतना अपने बारे में सोचकर, क्योंकि बाहर की दुनिया इतना आपके बारे में नहीं सोच रही है। उनके बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके बहुत अलग फ़िल्म्स हैं जो आ रहे हैं उनके लिए एंटरटेन करने के लिए। वो इतना नहीं सोचती है, वो जाती है अंदर, एन्जॉय करती है, नहीं एन्जॉय करती है, निकल जाती है। आप ही रह जाते हो अपने बारे में सोचकर। बॉलीवुड को लेकर आपके आपके दिल के करीब लोगों से जुड़े हुए जैसे करण हैं, सुशांत हैं, उनसे जुड़े हुए जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बातें हो रही थी, क्या वो इफ़ेक्ट कर रही थी आपको? जी, ऑनेस्टली इस बात में मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा क्योंकि सुशांत मेरे लिए एक फ्रेंड था और वो मेरे लिए एक बहुत ही क्लोज़ मैटर है, जो मैं अपने पास रखता हूँ और मैं किसी से बात नहीं करता उसके बारे में। अ, मैं उस पे डीप डाइव करना भी नहीं चाहता, लेकिन जब करण के बारे में या आप बॉलीवुड के बारे में मैं देख रहे थे कुछ नहीं बताऊँगा। उस वक़्त मेरे जो फीलिंग्स हैं मैं अपने पास ही रखूँगा। जी। फिर उन चीज़ों से निकले, फिर
कैसे हाउसफुल 5 आपके पास आई? कोविड ख़त्म हुआ, फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया दीप्ति जिंदल से, जो नडियाडवाला ग्रैंडसन की सीईओ है। उन्होंने बोला, "आइड लाइक टू मीट यू, लेट्स मीट फॉर अ कॉफ़ी", और हम एक कॉफ़ी के लिए मिले और उन्होंने कहा, "वी वांट यू टू डायरेक्ट हाउसफुल 5"। तो मुझे थोड़ा शॉक हो गया कि इतनी बड़ी फ्रैंचाइज़ मुझे ऑफ़र कर रहे हैं सडनली। तो मैंने बोला, "आर यू श्योर?" सो ही सेड, "या, जस्ट कम एंड मीट साजिद सर", एंड आई वेंट टू द ऑफिस। मैं ऑफिस गया, उनसे मिला और उन्होंने बोला, डू वन थिंग, यू जस्ट राइट अ 2 पेजर हाउ यू आर सीइंग द फिल्म, आप लिख लो। तो मैं घर गया, लिटरली मुझे 4 या 5 घंटे लगे उस 2 पेजर को लिखने में और मैंने वापस भेज दिया। उनको लगा मैं 1 हफ्ता लगाऊँगा। 4 घंटे बाद जो एक ईमेल आया था, उन्होंने पढ़ा। अगले दिन मैं फिर उनसे मिला एंड सेज, आवर माइंड्स आर द सेम, परफेक्ट, लेट्स शेक हैंड्स, वी आर ऑन। और सडनली जो हो गया, आपने मैंने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी बड़ी फ्रैंचाइज़ मुझे मिलेगी। इतना बड़ा कास्ट मुझे मिलेगा, इतना सपोर्टिव प्रोड्यूसर मिलेगा। उनके 75th एनिवर्सरी पे वो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे कि वो इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडी फ्रैंचाइज़, पहला फ्रैंचाइज़ जो पार्ट 5 पे पहुँचा हुआ है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी वो मुझे देंगे। कभी नहीं सोचा था। और ये जो, क्योंकि वो हमेशा कॉमेडी रहा है, इस बार कॉमेडी के साथ मर्डर मिस्ट्री जी। भी आ गया। ये आइडिया कहाँ से ये हमेशा ओरिजिनेट हुआ? पूरा सर का आइडिया था उनके पास पहले से कि 3 जॉली हैं जो आते हैं प्रिटेंड करने के लिए और एक मर्डर होता है। ये पूरा कहानी उनके पास पहले से था। साइनिंग करने के बाद उन्होंने मुझे बिठाया और बोला, मेरा एक और पोर्शन है इसमें जो मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। इस फ़िल्म में 2 क्लाइमैक्स वो होने जो वाले 30 साल पहले सोचा था। हैं। 30 साल पहले से वो उठा रहे थे, फाइनली उन्होंने बोला यहाँ पे यूज़ होगा। आपको उस समय वो आइडिया कैसा लगा? माइंड ब्लोइंग, क्योंकि मेरे लिए इतना अट्रैक्शन था पहले ही कि एक कॉमेडी और एक मर्डर मिस्ट्री है। 2 अलग जॉनर जो आपको एक बनाना है। ना तो हुआ है पहले, ना तो आप कोई रेफ़रेंस फ़िल्म उठा सकते हो और बोल सकते हो अच्छा इसको ऐसे करते हैं। कोई एजुकेशन नहीं था उसके बारे में। मैंने कभी मर्डर मिस्ट्री पे काम नहीं किया एज़ एन असिस्टेंट ऑल्सो। पूरे ट्रैजेक्टरी में आप पीछे जाओ, कहीं मर्डर मिस्ट्री का कुछ नहीं है। तो एक जो नया फ़ियर आता है उसके साथ, क्या ये करना है, ये करना है, ये करना है, अ, वो मुझे बहुत एक्साइट करता है हमेशा। आपने एन्सेम्बल कास्ट तो डील किया था जी हाँ, असिस्टेंट के तौर पर जी हाँ। भी, और जब खुद डायरेक्ट किया तब भी अच्छी खासी स्टार कास्ट थी। लेकिन 19 इतने बड़े और सब माहिर और इतने जी नाम हाँ, वाले कलाकार, स्टार्स आपको मिलेंगे, जी। वो आपने सोचा था और कैसे हैंडल किया? आई डोंट थिंक एनी डायरेक्टर ने कभी सोचा कि वो 19 बिग स्टार्स को एक साथ हैंडल करेंगे किसी एक फ़िल्म में, राइट? लोगों के करियर में इतने सारे स्टार नहीं होते जितने मेरे एक फ़िल्म में आए हैं और वो सब साजिद सर की वजह से। क्योंकि अगर हम कुछ भी सोचते थे तो बोलते हाँ डन, एक फ़ोन उठाते थे, बोलते थे आई एम सेंडिंग तरुण, ही वांट्स टू मीट यू, ये हाउसफुल 5 के लिए है, बट हाउसफुल 5 हाँ, ठीक है, डन, वी आर डूइंग इट। अरे रोल तो सुन लो। एंड ही सेड, नहीं, नहीं, यू आर देयर, इट्स हाउसफुल 5, हम लोग कर रहे हैं। तो हर किसी का जो प्यार आया था उस फ़िल्म पे, इट्स जस्ट लाइक यू आर जस्ट रिसीविंग लव, दैट्स इट। जो अक्षय हैं, रितेश हैं, अभिषेक हैं और रंजीत, ये सब, और इवन आखिरी पास था हमारे चंकी पांडे और हीरोइन्स, वो सब तो समझ में आता है वो स्टार्स हैं और ऑलरेडी उस फ़िल्म के उस कहीं न फ्रैंचाइज़ कहीं के हिस्सा हैं। फ्रैंचाइज़ी से जुड़े हुए हैं, 1-2 लोग के छोड़ के। लेकिन बाबा, बीरू और उनके नाना सीनियर सर, नाना सर, जी हाँ। इन सबको लाने का जो आइडिया था वो कैसे आया, और धीरे-धीरे क्या स्टोरी जब डेवलप हो रही जी थी हाँ, तब? जी हाँ। तो पहले से हमेशा हमारे 6 ही लोग थे, ऑफ कोर्स रंजीत था, चंकी पांडे था, जॉनी सर था। बाकी के सारे लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो डॉक्टर था, जो सौंदर्य जी थी, जो निकेतन था, वो सब आए हैं लिख-लिख के कि अच्छा ये है, इसको ये कर सकते हैं। एक काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना कौन हो सकते हैं? अच्छा, अच्छा। सर अगर किसी नाम वाले को ले ले तो? सर कौन? सोचा, फिर उन्होंने कहा फरदीन। फरदीन एक्चुअली परफेक्ट है। सोचा भी नहीं था मैंने इस डायरेक्शन में। तो फिर अगले वाले का आया बेदी का, तो मैंने कहा सर एक लड़का है डीनो से, अरे हाँ डीनो बहुत अच्छा है, उस शो में बहुत अच्छा था एम्पायर में, उसको लेते हैं। श्रेयस ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ मेनी फ्रेंचाइज़ेज़, सो वी न्यू हिज़ कॉमेडी टाइमिंग। फिर चित्रांगदा का नाम आया, उनके लिए भी हमने हाँ कर दी। तो वन बाय वन ऐसे लोग आते रहे, फिर बना बाबा बेडू। बाबा बेडू लिखा गया, फिर सोचा अच्छा अभी ये तो अच्छा रोल है, मज़ा आ रहा है इसमें, कौन हो सकता है बाबा बेडू? तो फिर हमने उन्हें सोचा, सर ने कहा कि संजू जैकी को ले लेते हैं। तो मेरा पहला रिएक्शन था कि अच्छा! इतना बड़ा सोच रहे हैं हम?
मुझे लगा कोई हम दूसरे लोग सोचेंगे, नए लोग सोचेंगे या कुछ। मैंने भी बस हाँ, हाँ, गुड आइडिया, गुड आइडिया। अंदर लड्डू फूट रहे हैं कि अभी संजू जैकी भी आने वाले हैं पिक्चर में। तो वो लिखते गए, तो फिर संजू जैकी से बात हुई, दोनों ने हाँ कह दिया। आगे बढ़े तो फिर एक नया कॉप का जो रोल आया था कि वो सीरियस कॉप है जो फाइनली सब सॉल्व करेगा। फिर साजिद सर ने सजेस्ट किया कि नाना सर को लेते हैं। तो सब अच्छा ये भी है, नाना ऑफ कोर्स लेना ही चाहिए। तो मैं नाना सर से मिला, नाना सर सब ने कहा था कि बहुत ही एंग्री होते हैं, बहुत ही इंटिमिडेटिंग होते हैं, कभी भी झाड़ देंगे। बहुत ही प्यारे हैं यार वो तो। बहुत ही प्यारे हैं यार, इतने स्वीट आदमी को मैं आज तक नहीं मिला हूँ। हमेशा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, मतलब आई लव हिम बिकॉज़ ही इज़ जस्ट सो वार्म एंड जेंटल एट एवरीथिंग, एवरी मोमेंट। आई हैव नेवर सीन हिम लूज़ हिज कूल। मेरे ख्याल से वो जो शाहरुख भाई ने आपको जो सीख दी थी ना, जी हाँ, कि वो एंगल्स और टेक्निकल चीज़ों के वो सब वो बाद में परे देख करते लेना। हुए, किस तरीके से अपनी टीम से डील करना है, उनको एक सेट पर, एक पेज पर रखना है, वो शायद इसमें भी काम आई होगी। बहुत काम आया है इसमें क्योंकि मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि सबको मज़ा आए। मुझे मज़ा आ रहा है, मैं खुश हूँ ना लाइफ में, तो आप लोग खुश क्यों नहीं हो? और अगर आप खुश नहीं हो तो वो मेरी प्रॉब्लम है। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो जो सेट से ना रिलेटेड हो, वो मेरी प्रॉब्लम है क्योंकि आप खुश नहीं हो फिर। वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे वो सिर्फ एक्टर्स हो, एक्टर्स बहुत ही प्रोफेशनल होते हैं हमारी इंडस्ट्री में। कोई भी अपना पर्सनल प्रॉब्लम सेट पे नहीं लाता। वेरी ऑनेस्टली आई विल टेल यू, कोई अपना पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं लाता सेट पे। ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आप टर्न करके देखो, आपकी टीम में मिलेंगे आपको। वो जो असिस्टेंट डायरेक्टर अभी तक एक घर ढूँढ रहा है, जिसके लिए सैलरी काफ़ी नहीं है क्योंकि उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, इन्फ्लेशन बढ़ गया है। एक डीओपी जो लग रहा है कि सनलाइट मूव करते जा रहा है, मैं क्या करूँ? हर किसी का एक अलग-अलग प्रॉब्लम होता है, जो वो निक कोई आपको बता नहीं रहा। बस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन उनको कुछ बनना है, उनको कुछ करना है। सारे आप कॉस्ट्यूम के असिस्टेंट ले लो, असिस्टेंट डायरेक्टर ले लो, स्पॉट बॉय को ले लो। उसके पास एक कहानी है, लिरिक्स है, कुछ ना कुछ और है, उसके अलावा जो वो काम कर रहा है। आपके हाउसफुल 5 का जो सेट था, वो कैसा था? इतने सारे स्टार एक साथ जब होते थे, कैसा माहौल रहता था? ओनली फन। इफ यू आर नॉट हैविंग फन, आप निकलो यहाँ से, आपको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप मज़ा करो, कुछ उल्टा उल्टा सुल्टा हो गया, सेट का ये कुछ गिर गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि सब साथ में आएँगे, कोई बोल्डर उठाएगा, फिक्स करेगा, किसी ने हथौड़ा दिया, किसी ने फाड़ करके मार दिया, हथौड़ा टूट गया, अच्छा छोड़ो, इसको कोई पीछे खड़े हो जाओ, उसको पकड़ो। वो सारा जो मज़ा आता है जो फ़िल्म मेकिंग में, मैक्सिमम मुझे हाउसफुल पे आया। और मैंने जो सरप्राइज़ लिखा था कि मेरे लिए आइसिंग ऑन द केक, एक तो नाना सर हैं और जी, बाबा और बीड़ू। जी। उन दोनों का तो अलग ही स्वैग है, मतलब वो स्क्रीन पे जब दिखते हैं और जिस तरीके स्क्रीन से पे ही आपने लिखा नहीं, है। आप सेट पे बैठो और वो सेट के अंदर आते आपको लगता है कि लाइट सडनली आ गया है पीछे से, ये दोनों आ रहे हैं अंदर, बाबा भिड़ो चलते रहता है। कैसा था आपको, कैसा फ़ील आ रहा था जब डायरेक्ट कर रहे थे उन लोग को? माइंड ब्लोइंग, क्योंकि ऐसा आपको कभी नहीं लगता कि ये संजय दत्त है और जैकी श्रॉफ है। दे आर द सिंपलेस्ट, नॉर्मल, क्रैकिंग जोक्स ऑल द टाइम, हैविंग फन, बट स्वैग फिर भी है। पता नहीं कैसे उनका कॉमेडी टाइमिंग तो मुझे पता ही नहीं था कि उनके पास, दोनों के पास कॉम्बिनेशन में इतना बड़ा कॉमेडी टाइमिंग होगा, इतना अच्छा कॉमेडी टाइमिंग। आपके जितने भी स्टार कास्ट हैं, उनकी टाइमिंग जो है, कॉमेडी टाइमिंग, वन लाइनर्स आपने इतने कमाल के दिए, वो सब इतना अच्छे से निकल के आते हैं। आपको लगा कि एकदम एप्ट और हर चीज़ जो लिखावट है, उसके हिसाब से एकदम उन लोगों ने जस्टिफाई किया है? एब्सोल्युटली, आप जब पहले 2-3 सीन करते हो और चीज़ें प्लेस में फ़ॉल करने लगती है, तो अब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मेरे डिसीजंस अभी तक तो करेक्ट हैं। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, सब खुश है, हम सब, सीन भी वर्क हो रहा है, लोग हँस रहे हैं, सेट के अंदर हँस रहे हैं, एक्टर्स हँस रहे हैं, वो खुश है, वो ऐड कर रहे हैं उसपे। अगर आप खुश ना हो, मैं बार-बार कहते रहता हूँ कि अगर एक्टर्स को वो जोक्स और वो वहाँ पे सेट पे मज़ा नहीं आता, वो इम्प्रॉम्प्टू नहीं करते, वो ऐड चीज़ें ऐड नहीं करते। और इस चीज़ के लिए अक्षय तो माहिर हैं। वो तो और वैसे भी। रितेश और अक्षय का ना लीथल कॉम्बिनेशन है, मैं देखता हूँ कॉमेडी में उनसे, मतलब उन्होंने काफ़ी काम भी किया है एक-दूसरे के साथ, तो अब तक वो एक जगह तक पहुँच चुके हैं जहाँ उनको डिस्कस करने की ज़रूरत भी नहीं है। वो एक-दूसरे को देख लेते हैं और कभी-कभी रितेश हँसने लगता है, मुझे पता था, ओके, 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 गुड। मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? चुप, 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 चलो। और फिर कुछ नया दिखाते हैं आपको।
एंड इट्स ग्रेट फन ऑलवेज, क्योंकि जो आपको इम्प्रॉम्प्टू में मिलेगा, आप जितना भी लिख लो आप नहीं कर पाओगे। आप उस डायरेक्टर में से हैं जो लिबर्टी देते हैं अपने एक्टर्स बिल्कुल, को। बिल्कुल, मैं तो कट बोलना ही नहीं चाहता। आप करते रहो जब तक आप फेड अप ना हो और शॉट छोड़ दो, तब तक मैं कट नहीं बोलूँ। अक्षय सर ना बहुत बार हमने जब बात की है तो बहुत सारे उन्होंने जो उनके वायरल मीम वाले जो सीन्स हैं वो बताते हैं कि वो तुरंत बने हुए हैं। जी हाँ, अब हमने फ़िल्म देख ली है और बहुत सारे लोग अभी देखेंगे। आपको कुछ याद आ रहा है जो वहाँ पर तुरंत क्रिएट किया हो उन्होंने या ये रितेश ने? पूरा कांची का ट्रैक उन्होंने बनाया है, पूरा। उन्होंने आई रिमेंबर कि जब वो उनका इंट्रोडक्शन सीन शूट कर रहे थे, उस रात पहले उन्होंने मुझे बुलाया था इनसे, अगर कांची का जो कैरेक्टर था वो हमेशा नेपाल से था, तो उन्होंने बोला उसको अगर नेपाली में बात कराए तो मैंने बोला लेकिन नरगिस पता नहीं कर पाएगी कि नहीं, इसने कहा डोंट वरी हम लोग करते हैं। नरगिस को कमरे में बुलाया, पूरा हम लोग ने बैठ के उधर लिखा, अच्छा ये बोल देगी, वो बोल देगी, अच्छा। फिर पूरा उन्होंने रिकॉर्ड किया और उनको दिया एज़ अ वॉइस नोट एंड से अब रिहर्स कर लो। पूरे एक्सेंट के साथ सब कुछ। वो सरप्राइज़ था क्योंकि आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो और यूके किसी को नहीं पता था इसके बारे में, हम लोग ने बताया नहीं था। तो जब वो आई सेट पे और वो शुरू किया, आपको रियलाइज़ हुआ कैसे वो वर्क होता है, क्योंकि सारा जो यूनिट आपके पीछे खड़ा हुआ है, वो हँस-हँस के गिर रहे हैं और आपको पता चला कि ये वर्क होता है। फ़िल्म तो अच्छी लगी। मैंने लेकिन अपने रिव्यू में लिखा था, वो जो बीटीएस आपने रखा है ना जी लास्ट में, वो उससे ज़्यादा हिलेरियस लगा हाँ। मुझे। जी हाँ, हमें बहुत मज़ा आया था इस पिक्चर को बनाने में। वो बहुत ही छोटा हिस्सा है वो बीटीएस, लेकिन आप देख सकते हो कि कितना मज़ा आया इसमें। आप आपको लगता है कि जो आपके पास बाकी फुटेज है उसको अलग से रिलीज़ करना चाहिए? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। आपको वो मैजिक दिखना भी नहीं चाहिए जो हम करते हैं ब बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, लगातार रोज़ रिकॉर्ड क्रिएट कर रही है, इतने दिनों के बाद भी रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। आपको ये लगता है कि एक जो फैमिली एंटरटेनर, होलसम एंटरटेनर की ज़रूरत थी, इंडस्ट्री के लोग बोल रहे थे कि ये लग रहा था कि सिनेमा हॉल्स जाना लोगों का कम हो गया है, ओटीटी की तरफ ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं। तो एक फ़िल्म, एक उम्मीद, एक आशा की रोशनी लेकर आई है? आई थिंक डेफिनिटली आई थिंक सबसे ज़्यादा जैसे कि आपने कहा कि हमें हँसने की ज़रूरत थी। वी नीडेड टू गो इनटू अ थिएटर जहाँ पे आपकी पूरी कम्युनिटी जो अंदर बैठ जाती है, लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और हम सब मिल के एक पिक्चर देख रहे हैं, राइट? जो उसमें जो मज़ा है कि अगर सडनली वहाँ से कोने से कोई हँसा या कोई हॉरर फ़िल्म में कोई चिल्लाई या चिल्लाया वहाँ से, वो जो एक्साइटमेंट आता है, जो आपको घर पे नहीं मिलेगा। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप बेस्ट साउंड सिस्टम लगा लो, आप बेस्ट स्क्रीन लगा लो, वो वाली फीलिंग आपको नहीं आएगी। आप तो गेटी गैलेक्सी से लेके बहुत सारे हॉल्स जाके खुद जनता का रिएक्शन ले रहे थे। आपको लोग जब मिलते हैं और तारीफ़ करते हैं, किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स और फीडबैक जी, मिलते थे? ऑनेस्टली मुझे कोई रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता। लेकिन आप फ़ील तो लेने गए थे, तो फ़ील उस समय लेने क्या? जाता हूँ तो हर किसी को पूछ लेता हूँ कि कैसा लगा, मज़ा आया, ये आया। गेटी गैलेक्सी के रिएक्शंस बेस्ट होते हैं, हाँ, क्योंकि वो सबसे प्योर होते हैं। वो सीधा बाहर आके निकलेंगे, हट, हट, रेडी? या तो अरे मज़ा आ गया। दोनों तरफ से वो चिल्ला के बोलने वाले हैं। और मज़ा आता है उसको देखने में, क्योंकि उसी के लिए आप पूरा काम करते हो कि 3 घंटे के लिए कोई अंदर बैठा है, उसको मज़ा आए। उन लोगों का, ख़ासकर उन क्रिटिक्स का आप क्या किस तरीके से जवाब दोगे, जो हाउसफुल सीरीज़ जैसे फ़िल्मों में लॉजिक ढूँढते हैं? आपकी इस सीरीज़ में, इस फ्रैंचाइज़ी में जिन्होंने बहुत सारी मिसोजिनी, बहुत सारे ऑब्जेक्टिफाइंग और क्रिंज और ये सब जिस पे इल्ज़ाम लगाए, आप उन लोगों को क्या जवाब दोगे? मैंने किसी और से भी कहा था कि ये वो वाले लोग हैं जो ढाबा पे जाते हैं और फिर बोलते हैं, डू यू हैव अ सीज़र सैलेड? भाड़ में जाओ यार, कहीं और जाओ, चलेगा। जो लिखना है आपको लिख लो। नंबर्स बात करते हैं, लोग बात करते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात की है। हम ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये कहीं न कहीं एक मैं बोल रहा हूँ कि वो जो तरुण थे, जिनको हमने दोस्ताना में देखा था, उसके बाद से वो एक खुशी, वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रही है, वो सक्सेस भी दिखाई दे रहा है और वो जो उम्मीद आपके फैन्स की, आपके एक्सटेंडेड फैमिली की थी, वो और बढ़ रही है। तो आगे हम, क्योंकि बहुत जल्द मुझे मालूम है कि साजिद भाई ने भी आपको बोला हुआ है कि कुछ नया शुरू करना है। बहुत सारे लोगों को ये भी है कि आपने शायद बहुत पहले साइ-फाई भी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो लिखा मैंने बहुत कुछ था हुँ, जब मैं काम नहीं कर रहा था। तो उस वक़्त जो सारे जो फीलिंग्स थी अंदर से, मैं पेपर पे उतारता था। व्हिच इज़ गुड, लेकिन पता नहीं अगर वो कहानियाँ मुझे छूने अब, क्योंकि वो वाले फीलिंग्स चले गए हैं। तो तो देखते आगे हैं। अभी किस तरह की फ़िल्म देखते हैं देखेंगे? जो हो सकता है, जो निकलता है। इस वक़्त हम 2
3 स्क्रिप्ट है इनफैक्ट जिस पर हम बात कर रहे हैं कि ये वाला या ये वाला या ये वाला, और होपफुली बाय द एंड ऑफ द मंथ हम डिसाइड कर लेंगे। इस समय का एम्बिशन क्या है आपका? बस पिक्चर बनाते रहो, एंटरटेन करते रहो, खुश हो, खुशी बाँटते रहो बस। आज के जो तरुण हैं उसको वो 16 साल का जो यंग तरुण था, जिसको एक्टिंग करने में मज़ा आता था, जिनको ये नहीं मालूम था कि वो कहाँ जाना है, क्या करना है, और ये भी नहीं मालूम था कि ये इस इंडस्ट्री में आके इस मुकाम पर पहुँचेगा, उसको क्या कहना चाहोगे? अ, कुछ नहीं एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं उससे कुछ कहूँगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। वो सडनली बहुत सोचने लगेगा। तो मैं उसे कुछ नहीं कहूँगा, बस उसको ज़िंदगी जीते रहने दो, क्योंकि कोई है जो ऊपर से देख रहा है। और वो तरुण आज के तरुण से क्या कहेगा? अच्छा! ये? फैंटास्टिक, चलो ठीक है। अगर आपको किसी फ़िल्म का रीमेक बनाना हो, तो कौन-सी फ़िल्म होगी? फ़िल्म का रीमेक बहुत सारी पिक्चर है जो मैं रीमेक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कौन-सी फ़िल्म है जो आपने देखी होगी जिस पर आप कहोगे कि यार काश मैंने बनाई थी, तो डेफ़िनेटली एक हॉरर फ़िल्म है कॉल्ड द अदर्स। एक दूसरा है मैन फ्रॉम अंकल, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ़िल्म है, एक्शन कॉमेडी जॉनर में, काश मैंने बनाई होती। हिंदी फ़िल्मों में चक दे, काश मैंने बनाई होती। अगर आप और कौन-सी पिक्चरें हैं? जैसे ही सवाल कोई पूछता है ना, नाम सब निकल जाते हैं माइंड से। हर कुछ ब्लैंक होने लगता है कि पिक्चर इस साल पे रिलीज़ क्या हुई थी? हाउसफुल 5 बस। अ, शैतान बहुत ही अच्छी पिक्चर है। अ, लेकिन जितने भी आपने फ़िल्मों का नाम लिया, वो बहुत कमाल हैं और मुझे लगता है कि आप उनके साथ अगर आप बनाएँगे, तो जस्टिफ़ाई ही करेंगे। को वैसे तो आप ये थोड़ा धर्म संकट वाला सवाल है, बकेट लिस्ट में कोई एक्टर्स हैं जिनके साथ काम करना है? बिल्कुल, एक ही है, अमिताभ बच्चन। मैं सिर्फ़ चाहता हूँ कि मुझे एक बार मौका मिल जाए उनको डायरेक्ट करने का। काश! क्रॉस फिंगर्स जल्दी फिंगर्स होगा। क्रॉस्ड, और मैं हमेशा लिखते रहूँगा कुछ ना कुछ जहाँ पे मैं उनके लिए एक सीन भी कर पाऊँ और वो एक सीन मेरे लिए कर पाएँ। तरुण को किस चीज़ से डर लगता है? अब लाइफ़ में किसी सी चीज़ से नहीं, मैंने सब कुछ देख लिया। वैसे सब कुछ देख लिया का मतलब उतार-चढ़ाव सब देख लिया है, तो उसमें से ज़्यादा आई मीन जो आता है आ जाता है अभी लाइफ़ में, वो डर नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? इस खूबसूरत जर्नी का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? बुरा जो है गुज़र जाएगा, अच्छा जो है गुज़र जाएगा। दोनों तरफ से लाइफ़ कंटिन्यू होती रहेगी। और सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस मेरे लिए है कि मेरी जो ये वेल्थ है ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो मेरे साथ रहे हमेशा। मैं कभी उस मुकाम तक ना पहुँचूँ जहाँ उनकी आवाज़ मेरे कानों तक ना पहुँचे। ऐसा कोई बात या ऐसा कोई सवाल जो मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ, आप अपने चाहने वालों को वो बताना अ, चाहो? नहीं हम काफ़ी कुछ मतलब बचपन से यहाँ तक पहुँच गए हैं। अभी होपफुली अगले जर्नी में और सवाल निकलेंगे ताकि आप मुझे और वंडरफुल क्वेश्चंस पूछ पाएँ जो आप जिनके जवाब मैं दे पाऊँ। थैंक यू सो मच तरुण। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बोला था, 3 डीज़, डेयरिंग, ड्रामा, दोस्ती और एंटरटेनमेंट, वो ई भी इम्पोर्टेंट है, वो आपकी फ़िल्मों का हिस्सा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी फ़िल्मों से हमारी लाइफ़ में जिस तरीके से एंटरटेनमेंट और इतनी अच्छी चीज़ें डाली है, वो अपने आप में बहुत कमाल है और उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से हम लोग को एंटरटेन करते रहोगे। आपकी जर्नी को हम आपको सेलिब्रेट करते रहेंगे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। मैं कहूँगा हमारी, क्योंकि आप वेरी मच एक हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री के पार्ट हो। अगर आप नहीं हो तो ऑडियंस नहीं है, सिंपल। तो हमारी आप इसलिए कह रहे हो क्योंकि आप हमारे इंडस्ट्री का हिस्सा हो।